दोस्तों नमस्कार। इस देश की राजनीति में बीजेपी का संदेश बहुत साफ है। इस देश के छत्रपों के आश्रय वह सीढ़ियां तो चढ़ेंगी, लेकिन चढ़ने के बाद गद्दी पर वह खुद बैठेगी, छत्रपों को बैठने नहीं देगी। एक लंबी कतार है। इस देश में छत्रपों की जो राजनीति 2014 या 2019 से पहले चली आ रही थी, वो कैसे मटिया मेट होती चली गई। एक लंबी कतार का मतलब यह है कि दिल्ली में अगर केजरीवाल की हार को आप तुरंत देख रहे हैं, तो कुछ पहले लोकसभा चुनाव के वक्त आपने देख लिया होगा क्या हालत नवीन पटनायक की उड़ीसा में हुई, क्या हालत आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी की हुई, और उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव में तो कमाल ही हो। उद्धव ठाकरे की राजनीति ठप कर दी गई और शरद पवार भी एक लिहाज से हाशिए पर जाकर खड़े हो। सुखबीर बादल भी यह जान चुके हैं कि बीजेपी के बगैर पंजाब की राजनीति में वह कदम बढ़ा नहीं सकते। यानी इस देश की राजनीति में बीजेपी ने जो पग पग आगे बढ़ाए, जिन छत्रपों के आश्रय अपनी राजनीति को साधा, उसमें बीजेपी के नेता मौजूदा वक्त में मोदी और शाह की जोड़ी ने एक ही संदेश दिया। हम सिर्फ बीजेपी के हैं, बीजेपी के साथ जो खड़ा होगा उसे लाभ मिलेगा, और बीजेपी जब सत्ता में आने की परिस्थिति में आएगी तो उसे या तो बीजेपी के पीछे खड़ा होना होगा या बीजेपी के साथ विलय कर लेना होगा। तो लगभग आधा दर्जन नेताओं की इस कतार के साथ क्या नीतीश कुमार भी आकर खड़े हो चुके हैं? क्योंकि इन कतारों का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो एक क्षण के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे का हाल देख। शिंदे के कुछ विधायक मंत्री बन गए, लेकिन जो नहीं बने उनकी तादाद 20। 20 विधायकों से वाई सिक्योरिटी छीन ली गई, और उसके साथ सिर्फ हर विधायक के साथ आज की तारीख में एक कांस्टेबल चलता है। यानी सार्वजनिक तौर पर जो झगड़ा इससे पहले इंडस्ट्रीज को लेकर रिव्यू मीटिंग में हो, 2027 में कुंभ को लेकर रिव्यू मीटिंग की जा रही है, उसमें तनातनी और एकनाथ शिंदे का ना आना हो, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर जहां पर जिले दर जिले गार्जियन मिनिस्टर्स जो बनाए जाते हैं, उसमें भी नजर अगर एकनाथ शिंदे फडणवीस के साथ नजर ना आ रहे हो, तो मैसेज बहुत साफ है। एकनाथ शिंदे की जरूरत पूरी हो गई, और राजनीति इस बात की इजाजत देती नहीं है कि आपके वोट बैंक को हम अपने साथ क्यों नहीं मिलाएं और अपनी ताकत को बड़ा क्यों ना करें। तो क्या महाराष्ट्र का यह संदेश उड़कर नीतीश कुमार तक जा चुका है? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति और बिहार की राजनीति में बड़ा एक बेसिक सा अंतर है। महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व की राजनीति की जो जमीन बाला साहब ठाकरे ने खड़ी की और बीजेपी ने गठबंधन करके उस जमीन को मजबूत किया, उस वोट बैंक पर किसका कब्जा होगा, लड़ाई इसी बात को लेकर खुलकर रही। बीजेपी इस बात को जान गई कि वह पूरा वोट बैंक उसके साथ नहीं आएगा, तो उसने शिवसेना को तोड़ दिया और एकनाथ शिंदे को उसमें से निकालकर मुख्यमंत्री बना दिया। अब एकनाथ शिंदे के हाथ से सब कुछ निकल चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के चुनाव परिस्थितियों को अगर देखें तो इतना शानदार रिजल्ट जो बीजेपी ने अपने तौर पर दिया, यह कभी किसी राज्य में उसने दिया नहीं होगा। 140, 42, 45 सीटों पर लड़ना और 132 सीटों पर जीत जाना, जबकि गठबंधन साथ है। शिंदे की पॉलिटिकल पार्टी भी 81 सीटों पर लड़ी, 57 पर जीत पाई। अजीत पवार 59 पर लड़े, 41 पर जीत जाए, लेकिन यहां तो 90 प्लस का रिकॉर्ड है, जीत का रिकॉर्ड। अब यह उड़ान जब बिहार तक पहुंची है, तो नीतीश कुमार अपने तौर पर एक बात तो अभी तक जानते थे कि दरअसल जाति समीकरणों की राजनीति में बीजेपी बहुत कमजोर है, या फिर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आश्रय बीजेपी का वोट बैंक बिहार में बढ़ नहीं सकता है। लेकिन महाराष्ट्र की परिस्थितियों ने उनकी सांसों को फुला दिया है। अब सवाल यह नहीं है कि नीतीश कुमार क्या वाकई लालू यादव के पास लौट जाएंगे, बिल्कुल नहीं। वह रास्ता बंद हो चुका है, और नीतीश बाखूबी जानते हैं जिस दिन वो लौटे
उस दिन उनकी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि वह वोट बैंक जो लालू यादव के साथ खड़ा है, वो वोट बैंक उनको वोट नहीं देगा। और नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक जो कुर्मी कोयरी के आश्रय वो अपनी साध रहे हैं राजनीति, और अपने चेहरे के आश्रय की दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं, उसकी राजनीति को साधते हुए उन्हें एक बड़ा वोट बैंक चाहिए जो बीजेपी से ही मिलेगा। तब अगला सवाल कोई भी कर सकता है कि तब नीतीश का प्लान क्या हो, और नीतीश इस दौर में क्या राजनीतिक तौर पर बीजेपी को कमजोर करेंगे। अब बीजेपी को कमजोर करें या ना करें, लेकिन इस प्लान के दो रास्ते। पहला रास्ता, इलेक्शन से पहले बिहार के भीतर की जातीय राजनीति को इतनी हवा दे दी जाए कि हर जाति समुदाय के भीतर से अपनी अपनी मांग उभरकर सामने आने लगे, और उनसे जुड़े नेताओं की मौजूदगी खुलकर उस राजनीति को साधने के लिए सामने आए जिस राजनीति ने लालू और नीतीश को उस मंडल से निकालकर यहां पर स्थापित किया है। इसमें बीजेपी कहीं टिकती नहीं। इसके लिए कुछ पन्ने आपको पुराने खोल लीजिए, क्योंकि इसके बाद की स्थिति बड़ी शानदार होने वाली है। 2015 का चुनाव अगर आप याद कीजिए, तो लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। एक तरफ लालू यादव चुनाव प्रचार के लिए निकलते थे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार निकलते थे, और बीजेपी की ऐसी घेराबंदी हुई कि बीजेपी सिमटते सिमटते लगा गायब ना हो। उनके साथ उस वक्त पासवान की पार्टी भी थी, उसे भी कुछ नहीं मिला। लेकिन उस दौर में अगर याद कीजिएगा, तो मौजूदा वक्त में जो बीजेपी की राजनीति को साधना चाह रहे हैं, वो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। 2015 में वह बीजेपी के अध्यक्ष थे जिस वक्त यह चुनाव हो रहा था, और जब रिजल्ट आया तो उसके बाद अमित शाह दिल्ली में भी लुप्त हो गए। पत्रकार खोज रहे थे, बताइए आपकी प्रतिक्रिया क्या है बिहार के चुनाव परिणामों को लेकर। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो सामने आए ही नहीं। तो प्लान का पहला रास्ता जातीय समीकरणों के आश्रय बिहार की समूची राजनीति को कैसे जागृत करना है, यह नीतीश का संदेश है। आप कहेंगे तब लालू यादव, यहां पर एक मुश्किल है, क्योंकि लालू यादव के साथ कांग्रेस खड़ी है, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जब वो बिहार इससे पहले आखिरी बार गए थे, तो उनके पास संविधान की यह किताब थी। संविधान की इस किताब को हाथ में लेकर उन्होंने जाति जनगणना का जिक्र किया, और खुले तौर पर ऐलान करने से चूके नहीं कि बिहार की जाति जनगणना फ्रॉड है। वो जिस जाति जनगणना को कराएंगे वो असली होगी, और इस असली का मतलब यह भी था कि जाति जनगणना के बाद हर जाति की जितनी हिस्सेदारी होगी, जितनी संख्या होगी, उतनी हिस्सेदारी उनको मुख्यधारा की गवर्नेंस में दी जाएगी। यानी एक अस्थायी समाधान की दिशा में संविधान की कॉपी लेकर राहुल गांधी बढ़े। लेकिन राहुल गांधी ने उस सभा के बाद रास्ता पकड़ा लालू यादव के घर का, और नीतीश कुमार ने जिस समय जाति जनगणना कराई थी, उस वक्त याद कीजिए तो आरजेडी साथ खड़ी। आरजेडी फिर धीरे धीरे अलग हुई, लेकिन जाति जनगणना को उसने कभी भी दरकिनार नहीं किया, क्योंकि जाति जनगणना के दायरे में बिहार में यादवों की संख्या जो थी वो सबसे ज्यादा 14.26% नजर आई। मुस्लिम 17% है। यादव मुस्लिम की जोड़ी एक झटके में 30%, 31-32% तक चली जाती। उसने इस बात को नहीं नकारा। अब सवाल यह है कि दूसरा रास्ता क्या होगा। पहला जातीय समीकरण का रास्ता, जिसमें जाति का सिक्का नीतीश कुमार उछाले। इन सब के बीच दूसरा रास्ता जो है इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें बीजेपी की कमजोरी भी है और बीजेपी की ताकत। कमजोरी यह है कि दरअसल जो भी आरोप बीजेपी या कहे मोदी सरकार पर लगते रहे, उसमें चाहे 2015 के चुनाव के वक्त 1.25 करोड़ रुपए देने का ऐलान हो, या फिर इस दौर में बजट में बिहार के लिए खूब झोला खोलने का जिक्र हो, दोनों परिस्थितियों में बिहार की आर्थिक सामाजिक स्थिति में कोई अंतर नहीं आया। उल्टे बिहार के भीतर आक्रोश बढ़ा है, युवाओं में आक्रोश बढ़ा है, परीक्षाओं को लेकर आक्रोश बढ़ा है, और आज भी छात्र जो नारे लगा रहे हैं
वह सीधे नारे के दायरे में नीतीश कुमार को निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जुबान तो खोलो, आंखें तो खोलो। एक ही बोली एक ही मान, एक ही बोली एक ही मान, लड़के लेंगे रीछा। तो परीक्षा कैंसिल हो, इससे कम छात्र कुछ नहीं चाहते। और ध्यान दीजिए, छात्रों की इस भीड़ में लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा है। एक वक्त नीतीश कुमार ने बिहार में जब लड़कियों को स्कूल कॉलेज जाने के लिए साइकिल बांटी थी, तो नीतीश कुमार का वोट बैंक ना सिर्फ बढ़ गया बल्कि बड़ी ताकत के साथ नीतीश कुमार सत्ता में लौटे थे। अब उसी तबके के भीतर नीतीश कुमार को लेकर सवाल है। और बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं जहां पर नौकरी मिल जाए। और बिहार के भीतर एजुकेशन सिस्टम भी कितना चरमराया हुआ है, यह वहां के छात्र खुले तौर पर बताते भी हैं और मुक्त भोगी भी है। तो रोजगार की स्थिति नहीं है, सामने अंधेरा है। बीते 20 वर्षों से सत्ता में नीतीश कुमार है, तो क्या नीतीश कुमार इस दौर में आंखों में चुभ रहे हैं? इसीलिए बीजेपी के भीतर घबराहट अभी भी है कि अगर वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद के लिए अपना चेहरा बताते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये पहला सवाल हो सकता है। लेकिन नीतीश के प्लान की परिस्थिति कुछ और है। नीतीश ये बांधकर चल रहे हैं कि दरअसल महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी जितनी सीटों पर लड़ी, उसमें अगर वह 100% रिजल्ट दे देती तो वो सत्ता में आ जाती। और पिछली बार जब बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी तो वो 74 सीटें जीती थी, और जनता दल यूनाइटेड 115 सीटों पर लड़ी, वो 43 सीट ही जीत पाई। बीजेपी को लगभग 19.5% वोट मिले, नीतीश कुमार को तकरीबन 15.5% वोट मिले। असल पेच यहीं पर आकर अब फंस भी रहा है और शुरू भी हो रहा है। क्योंकि कल अगर कुर्मी समाज को लेकर पटना के मिलर स्कूल के मैदान में एकजुटता का ऐलान है, जिसमें इस बात के है कि उनको ज्यादा से ज्यादा उनका प्रतिनिधित्व उनके समाज का होना चाहिए, और जनता दल यूनाइटेड के एमएलए कृष्ण कुमार, जिनको मंटू पटेल के तौर पर भी जाना जाता है, उनका बहुत साफ कहना है कि उचित प्रतिनिधित्व के साथ साथ उचित सम्मान भी मिलना चाहिए। और यह कमोवेश हर जाति विशेष के भीतर अब आपको आने वाले दिनों में दिखाई देने वाला है। नीतीश दो प्लान के साथ चलेंगे। पहला प्लान, जिस जाति जनगणना को उन्होंने कराया उसे कांग्रेस या राहुल गांधी ने नकार दिया, वह लालू यादव के साथ बैठे। लालू यादव जाति की राजनीति को साध तो रहे हैं, लेकिन बाकी जातियों के साथ खड़े नहीं होते। नीतीश का यह संदेश पहला संदेश। दूसरा संदेश, बीजेपी आप इस राजनीति को बिहार में नहीं साध पाएंगे, इसीलिए इस बार आपको 100 से ज्यादा सीट हम नहीं देंगे। यानी आप 100% भी स्ट्राइक रेट कर लीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी आप सत्ता में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 243 में से 122 तो बहुमत का आंकड़ा होता है। खुद नीतीश कुमार चाहते हैं कि दो हिस्सों में बंटवारा हो जाए। एक तरफ 122 सीट उन्हें मिले, 121 सीट बीजेपी को मिले। बीजेपी की मुश्किल यह है कि वह चिराग पासवान को भी साथ लेना चाहेंगी, मांझी को भी साथ लेना चाहेगी, साहनी को भी साथ लेना चाहेगी। तो उन्हें कम से कम 20, 22, 25 सीट देनी हो। और बीजेपी चाहती है कि सीधे तौर पर अगर 100-100 की स्थिति आती है तो 40 सीट उनको दे दी जाए, जिससे वहां से भी अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया जाए। और इस प्लान को पूरे तरीके से खारिज करने के लिए नीतीश कुमार तैयार बैठे। तो क्या नीतीश का यह प्लान और बीजेपी का अपना प्लान की अपनी राजनीति के आश्रय अपने बूते महाराष्ट्र की तर्ज में सत्ता के बिल्कुल करीब इस तर्ज पर आकर खड़े हो जाए कि खुले तौर पर लगे कि हां, उनकी सत्ता आ रही है? शायद यह संदेश प्रशांत किशोर अपनी राजनीति में बार बार दे रहे हैं कि दरअसल मुश्किल नीतीश से ज्यादा बीजेपी के सामने है। नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। और मैं आपको फिर ये भी बात दोहरा देता हूँ, भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ, वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं
कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य और तकदीर बेच दिया था कुछ सांसदों के लालच में, उसी तरीके से भाजपा ने कुछ सांसदों के लालच में बिहार की जनता को जानबूझकर, जानते बूझते कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद बिहार के बच्चों की चिंता न करके भाजपा ने बिहार को नीतीश के हवाले करने का जो निर्णय लिया है, इसका खामियाजा इस बार जदयू से ज्यादा भाजपा को उठाना पड़ेगा। यह वाकई बहुत दिलचस्प है कि बीजेपी ने भी जाति राजनीति के समीकरणों को साधने के लिए एक वक्त बिहार में ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, कायस्थ, बनिया, इन तमाम समाजों को लेकर अपने नेताओं के जरिए एकजुटता दिखाने की कोशिश कई मौकों पर की। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस जाति जनगणना जो बिहार के भीतर हुई उसको आप परखें तो ब्राह्मणों की तादाद 3.65%, राजपूत की तादाद 3.45%, भूमियारों की तादाद 2.86%, बनियों की तादाद 2.31%, कायस्थ 1% से भी कम है। और दूसरी तरफ जो एकजुटता का सवाल जो कुर्मी, कोयरी, तेली, अलग अलग तरीके से यादव, मुसलमान, दुसाद, मुसर, मल्ला, इन सब में जो नजर आएगा, ये सभी अपने तौर पर अपनी जाति के प्रतिनिधित्व को आरजेडी या नीतीश में ही खोजेंगे, ऐसा भी नहीं है। बीजेपी को उन्हें साधने के लिए उनके भीतर के नेताओं को अपने साथ लेना होगा। लेकिन अगला सवाल यह है, क्या वोट ट्रांसफर होगा? क्योंकि जाति समीकरण का मतलब सिर्फ इतना भर नहीं है कि जातियों के आंकड़े कितने किसके साथ खड़े हैं। बिहार की सामाजिक परिस्थितियों को भी परखना होगा जो आर्थिक मुद्दों के साथ जुड़ी हुई है। और अगर आप ओबीसी को एक मुश्त लेते हैं तो उसमें हाशिए पर पड़े हुए तबकों के भीतर वही आक्रोश ओबीसी के ताकतवर जातियों के खिलाफ है, जिस तरीके से ओबीसी की ताकतवर जातियों के खिलाफ एक आक्रोश जो आर्थिक तौर पर पिछड़ा समाज है उसके भीतर भी है। और दूसरी तरफ जातीय समीकरण अपर कास्ट, उसमें जिसका हमने जिक्र किया, चाहे ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, जो भी आप जिक्र कर रहे हैं, उसके आसरे राजनीति साधने का जो राजनीतिक पहल होता है, यह हुनर जो नीतीश या लालू यादव में है, वह हुनर मौजूदा वक्त में तेजस्वी के पास नहीं। इसीलिए तेजस्वी उस राजनीति से चूक जाते हैं। हालांकि पिछले चुनाव में अगर देखिएगा, जहां आरजेडी 75 सीट ले गई, उस दौर को अगर याद कीजिएगा तो वो दौर वाकई अद्भुत था और यह माना गया कि अपने बूते तेजस्वी आरजेडी को सत्ता में ला सकते हैं, क्योंकि उस दौर के आंकड़े बहुत साफ तौर पर आपको बताते हैं कि किस तरीके से आरजेडी 75 सीटों पर जीतती है और 23% वोट लेती है, जो सबसे ज्यादा दूसरे किसी भी राजनीतिक दल से ज्यादा है। लेकिन कांग्रेस बहुत असफल होती है, सिर्फ 19 सीट जीत पाती है, लेकिन सीपीआई एमएल सफल हो जाती है। यानी लेफ्ट धारा को अगर आप पकड़िएगा तो सीपीआई एमएल के 12 एमएलए, सीपीआई के 2 एमएलए, सीपीएम के 2 एमएलए, यानी कुल मिलाके यह 16 एमएलए लेफ्ट राजनीति के हैं। कांग्रेस ने इसी राजनीति को कुछ मिलाया, कुछ मंडल की राजनीति को मिलाया और राहुल गांधी उस रास्ते निकल पड़े। यहां पर वो ना तो बीजेपी को काउंटर कर रहे हैं बिहार की राजनीति में और ना ही लालू यादव को कोई ताकत दे रहे हैं। यह लाभ लालू यादव से ज्यादा नीतीश कुमार को मिलेगा और नीतीश कुमार इस राजनीति को साधने के लिए बिहार के चुनाव से एन पहले जातिगत राजनीति को जातीय सम्मेलनों के आश्रय और बीजेपी के जो भी कटघरे हैं, वो चाहे उनके अपने कटघरे इस देश के भीतर प्राइवेटाइजेशन को लेकर हों, अंबानीज अडानीज को लेकर हों, यानी कॉरपोरेट और दूसरे आश्रय जो कांग्रेस बीजेपी को घेरती है, वह बार्गेनिंग पॉइंट जेडीयू के नेताओं के पास है। क्योंकि इस रास्ते अगर ध्यान दीजिएगा तो तेजस्वी नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन नीतीश चलेंगे तो उनकी साख बड़ी हो जाएगी। और नीतीश अगर चलेंगे तो यह बीजेपी को लगता है कि शायद आने वाले वक्त में फिर कहीं जातीय समीकरण एक साथ खड़ा ना हो जाए। तो इस चुनाव में नीतीश कुमार इस हकीकत को जान चुके हैं कि उन्हें बीजेपी के साथ रहना। बीजेपी इस हकीकत को जान रही है कि नीतीश कुमार के चेहरे के आसरे नहीं लड़ना है।
आरजेडी इस बात को समझ रही है कि अपनी बार्गेनिंग पावर को इतना बढ़ाना है जहां कांग्रेस सिमट जाए। कांग्रेस इस हकीकत को समझ रही है कि दरअसल राजनीति को साधना है बिहार के भीतर, तो वाकई जिस संविधान की कॉपी को लेकर राहुल गांधी बढ़ चले हैं उसी राजनीति को अपने साथ लेकर आना है। तो आखिर के जो 3 4 5 सवाल हैं वह दरअसल पूरे बिहार की राजनीति को इस वक्त उलझा भी चुके हैं और नीतीश के सामने एक रास्ता भी खोल रहे हैं। पहली परिस्थिति, बिहार का युवा तबका जो आक्रोश में है, जो बीपीएससी की दोबारा परीक्षा चाहता है, उसका ऐलान नीतीश को एक झटके में करना है, जो बहुत आसान है उनके लिए। कोई दूसरा नहीं कर सकता है, बीजेपी भी नहीं कर सकती। और अगर वो नहीं करते हैं तो यह आरोप लगा सकते हैं कि बीजेपी नहीं चाहती। यह एक गवर्नेंस और युवाओं को साथ लेने के तरीके हैं। एक झटके में नीतीश हीरो बन जाए। दूसरी परिस्थिति, सांप्रदायिक राजनीति या धर्म की राजनीति को बिहार की राजनीति में जगह नहीं देंगे। यह जगह देते ही जनता दल यूनाइटेड का वोट खिसकेगा और बीजेपी अपने तौर पर चंद वोटों के साथ ही खड़ी नजर आएगी। तो उसको भी उसी जातीय समीकरण में खड़े होना होगा जिसमें नीतीश चाहते हैं, तो नीतीश के पीछे आपको बीजेपी नजर आएगी। तीसरी परिस्थिति, आरजेडी अपने तौर पर अपने बूते जो जाना चाहती है उसमें कांग्रेस को दरकिनार करना चाहती है। यह मैसेज लगातार हर चुनाव में उभर रहा है। दिल्ली तक में उभरा, महाराष्ट्र में भी उभरा। दलित और मुस्लिमों के भीतर यह सवाल है, आप जीत रहे हैं वह तो ठीक, लेकिन सत्ता में नहीं आ रहे हैं। और आप कितनी ताकत से भी जीत जाएं, लेकिन सत्ता में अगर आप नहीं है तो फिर हमें बहुत कुछ सोचना होगा। यह एक शिफ्ट है। दलित और मुस्लिमों के भीतर भी यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दे उससे काम नहीं चलेगा, सत्ता में लाने के रास्ते बनाने। यहां पर कांग्रेस का हक आगे आकर खड़ा होता है जो आरजेडी से टकराता है। चौथा सवाल, जो छिटपुट दल है जिसमें खास तौर से सीपीआई एमएल, सीपीआई, सीपीएम या फिर मांझी की पार्टी या सहनी की पार्टी या कुशवाहा की पार्टी, आप इनका भी जिक्र करें, इनकी मौजूदगी इस दौर में एक झटके में अपने समुदाय के बीच बार्गेनिंग को लेकर बढ़ जाएगी और वो सीट चाहेंगे। और पांचवी परिस्थिति, इस पूरी बिसात के इर्द गिर्द किसी भी हाल में बीजेपी को 100 सीट से ज्यादा नीतीश नहीं देंगे, ये जानते समझते हुए कि इन्हें कंट्रोल में भी रखना है और इनको सत्ता के लिए अपने ऊपर निर्भर भी रखना है। राजनीति का यह मिजाज और इसकी चाबी कोई खोल सकता है तो वो दिल्ली में बैठे मोदी और शाह की जोड़ी खोल सकती है। जो कौन सी चाल चुनाव से ऐन पहले चले, मुश्किल आरजेडी के लिए नहीं, मुश्किल नीतीश के लिए होनी चाहिए। और यह रास्ता अभी किसी को नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।